हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। एनएमआर के लिए हम यहाँ पर एक वीडियो तो कर ही चुके हैं। आपको मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने जो है इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई वगैरह भी पढ़ लिया था, ठीक वगैरह के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। अल्फ़ा बीटा स्टेट ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसेस जो होती है अल्फ़ा बीटा स्टेट के बीच में, ये भी मैंने बताया है। दो तरह की होती हैं, स्पिन लैटिस और ये स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि 4 डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि आप एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर देखते हो। अब मैं यहाँ पर देखिए इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, जिसको आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बताते चलती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 4 डिफरेंट फीचर्स हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम के, जिससे आप किसी भी जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है ना, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप बता सकते हो। पहला देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ सिग्नल्स मीन्स केमिकल शिफ्ट। तो इसको हम आगे देखेंगे, अभी आपको सिर्फ समझना है कि वो 4 फीचर्स कौन से हैं। सबसे पहला जो लिख रहा है, ये लिख रहा है पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नल जो है उस स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करेगा, वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू से बताते हैं। तो ये केमिकल शिफ्ट इसलिए लिखा है। सो वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट जो है वो कैसे डिटरमिन होता है, आपके जितने भी हाइड्रोजन हैं, हर एक हाइड्रोजन के आसपास कौन है ना, उसका कैसा इन्वायरमेंट है, उससे ही डिपेंड करता है कि उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर। अब देखिए इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग वगैरह किस तरीके का है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि 4 फीचर हैं। एक तो पोजीशन ऑफ सिग्नल यानी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, दूसरा जो है ये है नंबर ऑफ सिग्नल यानी कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल जो है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितने तरह के आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड के अंदर। जितने तरह के होंगे उतने तरह के आपको सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके जो है 2 तरह के तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, और जो आपके एक तरह के हाइड्रोजन है वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे वाले के मुकाबले। तो अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, तो वो पता लगेगा इंटेंसिटी से। तो तीसरा जो पॉइंट है वो हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल की जो इंटेंसिटी है उससे हमें क्या पता चलता है कि एक जैसे जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, ठीक है। तो सिमिलर टाइप के जो हाइड्रोजन्स हैं वो नंबर में कितने हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी होगी। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है कि इसके आसपास जो है कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो भी आपकी हाइड्रोजन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग जो है वो ईच सिग्नल की वो आपको ये बता रही है कि जो अदर ग्रुप्स हैं जो प्रेजेंट हैं उसकी प्रॉक्सिमिटी में टू दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन, उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए। यही मैंने चीज़ बताई है। देखिए इसमें कहा है एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, प्लॉट है। जो आप एनएमआर स्पेक्ट्रम देखते हो उसके अंदर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इंटेंसिटी आता है, जो भी आपकी पीक है उसकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे अगर बात करूँ, हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है उस पे आपका क्या आ जाता है, केमिकल शिफ्ट आ जाता है। सो प्लॉट किस किस के बीच में हो गया, पीक की इंटेंसिटी और केमिकल शिफ्ट वैल्यू के बीच में। मेजर्ड इन किस में, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम के अंदर। एक आपका डेल भी होता है, पीपीएम भी होता है। तो यहाँ पर किस में करते हैं, पीपीएम के अंदर करते हैं। केमिकल शिफ्ट जो है वो आपकी किस पे आती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑफ द स्पेक्ट्रम। ज़्यादातर जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो 0 से 12 ppm के बीच में एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे तो जो आपकी ज़्यादातर वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव में ही रहती है, मतलब जैसे 0 आपकी होती है TMS की, ठीक है, ये हम आगे देख लेंगे, लिखा ही होगा इसके अंदर। और इसके आगे जो होती है ना पीक्स, वो आपकी मिलती हैं कंपाउंड के हाइड्रोजन्स की वजह से, ठीक है। जो आपका इससे पीछे है, 0 से पीछे, बहुत कम की ही होती है, लगभग ना के बराबर ही मान लो। ज़्यादातर आपका 0 से 12 के बीच में आ जाते हैं। और जो टर्म्स है अपफील्ड एंड डाउनफील्ड डिस्क्राइब द रिलेटिव लोकेशन ऑफ पीक्स। जैसे हम एरिया पढ़ते हैं ना IR के अंदर, मैंने ये भी वीडियो के अंदर बताया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, IR वाली जो है उसके अंदर हमारा जैसे रीजन होता है एक, ठीक है, आगे वाले रीजन को कुछ नाम दे दिया, पीछे वाले को कुछ नाम दे दिया। तो ऐसे ही जो ये आपका प्लॉट बनता है इसके अंदर भी हम नाम देते हैं, एक तो अपफील्ड और एक डाउनफील्ड। इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अपफील्ड जो है मीन्स द लो वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट।
अप फील्ड जो है ना, अप मतलब लो आप याद रखिए, और लो मतलब अप याद रखिए, मतलब अपोजिट याद रखना है आपको। तो अप फील्ड का मतलब क्या हो जाता है कि केमिकल शिफ्ट की लो वैल्यू है और ये राइट हैंड साइड पे लाई करता है। मैं आपको क्या यहाँ पर जो है आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखिए। जैसे अगर ये डायग्राम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो आपकी वैल्यू है ये इस तरफ लाई करती है। ये अप फील्ड लिख रहा है ना यहाँ पे, अप फील्ड कहाँ है, राइट साइड में, और डाउन फील्ड कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो ये चीज़ ये कहना चाह रहा है। इसके बाद में क्या कहा है, एंड डाउन फील्ड मीन्स द हाई वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, जो कि लेफ्ट साइड में लाई कर रही है, ये आपने देख लिया है अभी। इन अ मॉलिक्यूल ईच टाइप ऑफ प्रोटॉन हैज़ अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग होगा और वो अलग अलग सिग्नल शो करेंगे डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक। ऑल दीज वैल्यूज़ जो हैं ये क्या होंगी, मेजर्ड रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ टीएमएस की पीक के अकॉर्डिंग। टीएमएस होता है आपका टी से टेट्रा, एम से मिथाइल और एस से सीलेन, टीएमएस टेट्रा मिथाइल सीलेन, ठीक है। ऑल दीज वैल्यूज़, जो भी ये वैल्यूज़ होती हैं ना प्रोटॉन्स की, ये किसके रिस्पेक्ट में आप देखते हो, किसके रेफरेंस में देखते हो, टीएमएस के रिस्पेक्ट में देखते हो, क्योंकि टीएमएस जो है एक बहुत शार्प पीक देता है और ये आपके 0 ppm पे पीक देता है। एक सिंगल पीक आती है बहुत ही शार्प, और बाकी सारे कंपाउंड की पीक जो है वो आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो बहुत आसानी से। टीएमएस क्या, एक वोलेटाइल इनर्ट कंपाउंड है, किसी से रिएक्ट तो करेगा नहीं, वोलेटाइल है, आराम से उड़ जाएगा कंपाउंड को अलग भी करना हो तो इसीलिए ये प्रेफरेबल है। देखिए यहाँ पर है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग और डी शील्डिंग से फर्क पड़ेगा, कहाँ पर पीक आएगी आपकी। यहाँ पर इसने कहा एट अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर आप सोचोगे कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सेम अमाउंट ऑफ आपकी जो रेडिएशन है वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन ये ट्रू नहीं है। बिकॉज जो न्यूक्लियाई है वो किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो वो उसको एक तरीके से शील्ड कर रहे हैं। तो शील्ड करने से क्या हो जाएगा, जो भी आपका प्रोटॉन है बीच में यहाँ पे इस तरीके से, अब उसके ऊपर टोटल जितना लगना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उतना नहीं लग पाएगा। इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मॉलिक्यूल को प्लेस करते हैं सो इलेक्ट्रॉन्स जो उस न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए हैं वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, किससे, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो रही है उससे परपेंडिकुलर क्या करेंगे, वो सर्कुलेट करना स्टार्ट करेंगे। अब जो ये न्यूक्लियस है इसकी साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, जब वो घूमेंगे तेज इतनी स्पीड के अंदर तो वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। सो दे प्रोड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। एक तो वो है जो आ रहा है इसकी तरफ, वो एक्सटर्नल हो गया, और जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी को लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको नाम क्या दिया गया है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पर भी ये नाम आएंगे तो आपको समझ जाना है किस चीज़ की बात हो रही है, which opposes the applied magnetic field in the region of nucleus। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है उस रीजन के अंदर। सो द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड, जितनी उस पर लगनी चाहिए उससे वीकर मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं कि अब जो हमारा न्यूक्लियस है, जो भी प्रोटॉन है यहाँ पे, वो क्या हो गया, शील्ड हो गया, एज अ शील्ड काम कर गए ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को न्यूक्लियर शील्डिंग कहते हैं, और इस इफेक्ट को डायामैग्नेटिक शील्डिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अराउंड द न्यूक्लियस या फिर कह दीजिए प्रोटॉन, उतना ही ज़्यादा शील्डिंग भी होगी न्यूक्लियस की। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा शील्ड करेंगे, कम होंगे तो कम शील्डिंग होगी। दिस इफेक्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। विदाउट दिस इफेक्ट ऑल प्रोटॉन्स वुड ऑब्जॉर्व दी, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, समय बराबर ही होंगे तो सब सेम ही एब्जॉर्ब करेंगे, कोई यूजफुलनेस तो होगी नहीं इस चीज़ की, है ना, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे फिर। तो आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी पिक किस चीज़ की है। सो दिस इज क्वाइट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल। अब आगे देख लेते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपका बीच में देखिए ये आपका प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया कह दीजिए, ठीक है, ये प्रोटॉन है। अब यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो रहा है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है यहाँ से यहाँ पे, और ये इस तरीके से कौन जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन की, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया जिससे आप समझ पाएंगे।
देखिए इसमें इसने कहा कि मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का वो स्मॉल है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका न्यूक्लियस के ऊपर। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं ये कोई ज़्यादा ऐसा इतना तेज़ नहीं है ये जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, बहुत स्मॉल वैल्यू है इसकी, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है इफेक्ट। नाउ द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस टू मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रोटॉन के ऊपर एक तो एक्सटर्नल हो गई, एक वो जो इलेक्ट्रॉन खुद जनरेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक हो गया वीक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब प्रोटॉन के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होते हैं। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन ईदर अपोज और रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एट द प्रोटॉन। अब जो यहाँ पे ये इंड्यूस हो रहा है तो या तो ये इसको सपोर्ट कर दे या तो इसको अपोज कर दे, है ना, या तो उसका साथ दे दे और ज़्यादा, या तो इसको अपोज करे, इसको रोक ले। तो उसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है शील्डिंग या फिर डीशील्डिंग का। अगर साथ देगा तो इस तरीके से और नहीं देगा तो सेकेंड वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसने क्या लिखा है, कैन ईदर अपोज और रीइंफोर्स। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही जनरेट कर रहा है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ही मैंने आपको बता दिया है, अराउंड द प्रोटॉन अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अपोज करेगा, अगर उसको रोकेगा तो जितनी लगनी चाहिए उससे कम लगेगी, तो जितनी लगनी चाहिए उससे कम लगेगी, तो फिर क्या होगा, उसको हम शील्डेड इलेक्ट्रॉन कह देंगे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक शील्डिंग। तो इस तरह की शील्डिंग को डायामैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। और जितने भी प्रोटॉन्स हैं, नॉट ऑल प्रोटॉन्स ऑक्यूपाई आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, सबके आसपास में सेम तरह के इलेक्ट्रॉन्स या सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे। सम प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो शील्डेड हो गए जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम शील्डेड हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना ही उसको शील्ड करा देता है। देखिए यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे ये बी इफेक्टिव लिखा है, सो बी आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया, और ई एफ मतलब इफेक्टिव हो गया। जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, अब ये लिखा है बी नॉट। तो बी नॉट आपका जो होता है वो होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होती है इसके ऊपर। अब इसमें से माइनस क्या करना है, सिग्मा बी नॉट। देखिए यहाँ भी बी नॉट है, यहाँ भी बी नॉट है, लेकिन जो सेकंड वाला बी नॉट है जिसको घटाया गया है वो क्या इसके साथ है, सिग्मा के साथ है। ये सिग्मा जो होता है ना, ये वही आपका स्क्रीनिंग होती है जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं इसको, ठीक है। इसको शील्डिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं। सिग्मा जो होता है वो शील्डिंग कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये शील्डिंग कांस्टेंट। तो जो एक्सटर्नल है माइनस जो आपका इसके ऊपर ये शील्डिंग लग रही है उसको घटा दिया है, तो वही जो बचा हुआ होगा वही क्या होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है। ऑन दी अदर हैंड, इफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रीइंफोर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो एक चीज़ थी जब आपका ये साथ नहीं दे रहा, ये ऑपोजिट जा रहा है इसका। तो जब ऑपोजिट जा रहा है तो जितना लगना चाहिए उससे कम लगेगी, जब कम लगेगी तो फिर वो शील्डिंग कर रहा होगा उसकी, है ना, प्रोटेक्ट कर रहा होगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर वो उसका ही साथ देने लग जाए, सेम ही डायरेक्शन में उसको प्रोवाइड करने लग जाए और ज़्यादा हाई फील्ड स्ट्रेंथ देने लग जाए, तो उसको हम फिर कह देते हैं डी शील्डेड। डी शील्डेड मतलब अब जो ऐसे कह दीजिए जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शील्डिंग कर नहीं रहे, अब वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सच प्रोटॉन्स इज सेड टू बी डी शील्डेड कह सकते हो, या फिर पैरामैग्नेटिक शील्डिंग कह सकते हैं। मेन जो है वो ये दो डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखो जो आपका ये वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ है दोनों ही डायग्राम्स के अंदर, जिसको बी नॉट कह देते हैं। बीच में आपका ये प्रोटॉन है जिससे हाइड्रोजन अटैच है, ये प्रोटॉन है जिससे हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये हाइड्रोजन आपका इस वाली जगह पर है, तो ये क्या है, शील्डेड है। अब जब हाइड्रोजन इस वाली जगह पर है तो ये डी शील्डेड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आगे देखिए, एज अ रिजल्ट प्रोटॉन्स इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट्स विल एग्जिबिट अ डिफरेंट एनर्जी गैप बिटवीन सिग्मा और ये अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट एंड विल देयरफॉर एब्जॉर्ब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखिए जो आपके प्रोटॉन है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के अंदर आपका डिफरेंट एनर्जी गैप रखेंगे। मतलब जो अल्फा और बीटा आपकी स्पिन स्टेट हमने पिछली वीडियोस में ही देखी हुई थी, उनके बीच में आपका क्या रहेगा, जो एनर्जी गैप है वो इसी पे डिपेंडेंट रहेगा। और विल देयरफॉर एब्जॉर्ब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वो एब्जॉर्ब करेंगे। भाई ज़्यादा गैप होगा तो ज़्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए उसको गैप।
ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए। दिस फिनोमिना ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग अलाउज इन एक्सप्लोरिंग। ये शील्डिंग डी शील्डिंग वाला जो ये खेल है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर, क्या हमें इससे यूज़फुलनेस होती है, ये होती है केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम। आप पता लगा सकते हो मॉलिक्यूल के अंदर हर एक हाइड्रोजन एटम के लिए। दस कंपेयर टू नेकेड प्रोटॉन। एक नेकेड प्रोटॉन, नेकेड का मतलब क्या हो गया कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, ठीक है। कंपेयर टू नेकेड प्रोटॉन, एक जो शील्डेड प्रोटॉन है उसको ज़्यादा आपकी फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक। सो वेयर एज अ डी शील्डेड प्रोटॉन, जहाँ यहाँ तक कि आपका जो ये डी शील्डेड वाला प्रोटॉन है, डी शील्डेड कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपकी जो भी फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में है आपकी एक्सटर्नल फील्ड के साथ में, तो वो डी शील्ड कर रहे हैं उसको। उन्हें क्या चाहिए, लो फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए ट्रांजिशन कराने के लिए। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, जो कंक्लूजन यहाँ पर लिखा ही हुआ है, शील्डिंग जो है वो शिफ्ट कर देती है एब्जॉर्प्शन को अप फील्ड की तरफ। देखिए यहाँ पे जो आपका डायग्राम है ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियाई है वो शील्डेड है। शील्डेड का मतलब आप समझ गए होंगे, शील्डेड का मतलब क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोज कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पे अपोज कर रहे हैं और ये किस में आ जाता है, लो फ्रीक्वेंसी में ही रेजोनेंस में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे किस में आएगा, अप फील्ड में। अब जो आपके डी शील्डेड वाले हैं वो आपके कहाँ आएंगे, जब उनको हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो वो रेजोनेंस में आएंगे, और जो ये इस वाली साइड पर होते हैं तो ये डाउन फील्ड वाले हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो लिखा है, शील्डिंग शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड। जो शील्डेड वाले हैं वो ऑटोमेटिकली अप फील्ड वाली साइड में होंगे। देखो शील्डेड हैं और अप फील्ड हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है कि जो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके मुकाबले जो शील्डेड वाला प्रोटॉन है उसको ज़्यादा आपकी अप्लाइड स्ट्रेंथ चाहिए, तो शील्डेड वाले को ज़्यादा आपकी अप्लाइड स्ट्रेंथ चाहिए, सो दे विल कम एट लोअर फ्रीक्वेंसी, तो इस जगह पर आ जाएंगे। और डी शील्डिंग शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड। डी शील्डिंग क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को डाउन फील्ड शिफ्ट कर देता है। तो जहाँ पर भी आपको दिख रहा हो कि शील्डेड है तो इस तरफ आएगा, डी शील्डेड है तो इस तरफ आएगा। सच शिफ्टिंग इन NMR एब्जॉर्प्शन पोजीशन इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। अब इसी को केमिकल शिफ्ट नाम दे देते हैं, मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये आपकी केमिकल शिफ्ट वाली वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पर एक पीक है और यहाँ पर एक पीक है, ठीक है, तो वैल्यू के हिसाब से हम बता पाते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्ड्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सर्कुलेट होंगे ना केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे आपको पता है शील्डिंग ज़्यादा, तो इधर आना चाहिए। जहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर से भाग गए तो यानी आपको पता है वो डी शील्डेड रह गया, फिर अब डी शील्डेड रह गया तो इस तरफ आएगा। तो इस तरीके से हम कुछ सोचकर इसको एनालाइज कर लेते हैं। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड द एंटायर मॉलिक्यूल। जो आपकी इंड्यूस वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं रहती है। द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल एंड हेंस ईच न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस अ स्लाइट डिफरेंट लोकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। देयरफॉर देयर एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स अपीयर एट डिफरेंट वैल्यूज। इसलिए जो उनके एब्जॉर्प्शन सिग्नल होंगे अलग अलग वैल्यूज के ऊपर ही आने वाले हैं। इसीलिए जो आपके सिग्नल्स हैं प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा के अंदर, उससे आपको अलग अलग प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक, सिंपल चीज़ है। आगे देखिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू। ईच प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल इज स्लाइटली डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर है, सो उनके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे सीधा हम ये देखते हैं, दिस डिफरेंस इज़ वेरी लिटल इन कंपेरिजन टू द इंस्ट्रूमेंट फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि 60 मेगाहर्ट्ज का लिख रहा है। Therefore, it is very difficult to measure the exact frequency value of each proton accurately. देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है, however the relative frequency can be determined with more accuracy। तो हमें क्या चाहिए, रेफरेंस कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, रेफरेंस कंपाउंड चाहिए होता है इसके अंदर, जो कि हमारे टेट्रामिथाइलसिलेन TMS जो मैंने आपको बताया था ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हम प्रोटॉन की हम मेजर करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हम किसके देखते हैं, TMS के ही रिस्पेक्ट में देखते हैं। सो TMS देखिए स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, टेट्रा मतलब 4 और मिथाइल मतलब CH3 और सिलेन मतलब सिलिकॉन हो गया, तो आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया। 4 दिया 12, तो 12 आपके कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए, यानी प्रोटॉन 12 होते हैं इसके अंदर। ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका कंपाउंड है रेफरेंस के तौर पे। रेफरेंस के तौर पे क्यों यूज़ होता है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर इसलिए यूज़ करते हैं।
पोजीशन जो है वो वेरियस सिग्नल्स की वो मेजर्ड होती हैं किसमें, हर्ट्स में, बाय पुटिंग टीएमएस पीक एट 0 हर्ट्स। देखो टीएमएस जब 0 पे हो गया, बाकी की वैल्यू आपको दिखी जाएगी कितने कितने की आ रही है। दिस कंपाउंड इज चूजन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी भी इसने बता दी। प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये इनर्ट है, जो भी कंपाउंड है आपका उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, मिसिबल है बहुत सारे सॉल्वेंट्स के साथ में, आराम से घुल के आपको आपका रिजल्ट देगा। एक सिंगल शार्प पीक देता है, 12 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 4 तिहाई आपका 12 हो गया ना प्रोटॉन्स, और एक बहुत ही शार्प सिंगल पीक मिलती है इसकी आपको 0 पे। हाईली वोलेटाइल है, उड़ जाएगा, है ना, देखिए लिखा है इजीली रिमूव कर सकते हो अगर सैंपल को रिमूव करना है तो। प्रोटॉन जो है मिथाइल ग्रुप के मोर शील्डेड देन द प्रोटॉन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए इसके पास में इतने सारे ये हैं, तो प्रोटॉन जो है वो मिथाइल ग्रुप के वो ज़्यादा शील्डेड हैं देन किसके, जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके प्रोटॉन के। क्यों? क्योंकि जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सिलिकॉन की, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं रहेंगे, ये खींच के नहीं लेके जाएगा अपने पास में। Hence, the NMR signal of particular proton in a molecule will appear at different field strength compared to a single from TMS। इसीलिए इसकी पीक अलग दिखेगी और बाकी जो कंपाउंड की पीक है वो अलग दिखेगी। रेजोनेंस पोजीशन ऑफ प्रोटॉन ऑफ TMS साइंस है 0 पे आता है, बस डेल स्केल के अंदर यही कहा जा रहा है। अदर प्रोटॉन्स जो है वो उसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, फिर से यही लाइन कही गई है। आगे देख लेते हैं इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट व्हेन मेजर्ड इन हर्ट्स में जब करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसके। देयरफॉर ये वैल्यूज़ जो हैं, देखिए जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी वो इस पर डिपेंड करेगी। जैसे आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हल्की बहुत भी चेंज होती रहेगी, आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू बदलता रहेगा। सो दिस वैल्यूज़ विल वेरी विद द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इस पर डिपेंड करेगा, तो हमें इसको इसमें नहीं लेना होता है। इफ द केमिकल शिफ्ट इज गिवन इन हर्ट्स में दिया हो तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी शुड ऑल्सो बी मेंशन, तो फ्रीक्वेंसी भी मेंशन होनी चाहिए। देखिए एनएमआर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ के अवेलेबल होते हैं, हैंस इट इज़ एडवाइजेबल कि केमिकल शिफ्ट जो है वो एक्सप्रेस करें इस टर्म के अंदर कि जो आपका जो भी ये फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना, ये अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, ये इसकी इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। एक ऐसी ही यूनिट है जो कि ये डेल्टा है। केमिकल शिफ्ट आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेल वैल्यू, ठीक है, हुज यूनिट्स आर पीपीएम। तो ये आपका यूनिट होता है और ये आपकी क्या हो जाती है, इसकी यूनिट जाती है पीपीएम के अंदर, लेकिन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, तो इस्तेमाल इसका करते हैं। केमिकल शिफ्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोटॉन इज डिफाइंड एज, ये आपका वो होता है फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये इसी को बस लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो देखिए जो आपका डेल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ऑब्जर्व्ड शिफ्ट फ्रॉम टीएमएस, जो आपका टीएमएस वाली है उससे कितना शिफ्ट है वो शिफ्ट ऊपर आता है, इंटू 10⁶ रहता है, और डिवाइड बाई किससे करते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी स्पेक्ट्रोमीटर है, उसकी जो भी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो हर्ट्स में आती है। दोनों ही चीज़ें हर्ट्स में ही होती हैं, बस इससे आपकी जो है डेल वैल्यू निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, दिया हुआ है व्हेन बेंजीन इज एनालाइज्ड यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए ये स्पेक्ट्रोमीटर का आपको हर्ट्स में दिया है 300 मेगाहर्ट्ज, और जो बेंजीन एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना प्रोटॉन्स, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2181 हर्ट्ज, जो कि बहुत ज़्यादा है जितना आपका स्पेक्ट्रोमीटर की है। सो केमिकल शिफ्ट आप कैसे निकालेंगे ना प्रोटॉन्स की, वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। टीएमएस से कितना शिफ्ट आया है, 2181 आया है, ठीक है ना। जो आपके कंपाउंड ने लिया है वो ऊपर आता है, जिस इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हो वो नीचे आता है, और ये क्या हो जाएगा 300, ये आपका इसमें हो गया ना मेगा हर्ट्स में, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे हर्ट्स में करने के लिए, और ऊपर जो है ये आपका ऑलरेडी हर्ट्स में गिवन था, और यहाँ पर जो है आपका 10⁶ जो है ये फॉर्मूले के अंदर था, तो इसीलिए दोनों जगह पे 10⁶ लिखा गया है। सॉल्व करके 7.27 आ गया है। अगला देख लीजिए, एक ऐसे ही दिया है कि 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर है, अगर वो इस्तेमाल किया है तो बेंजीन के जो प्रोटॉन है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कितना है 436 हर्ट्ज, जो कि इससे कई ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप केमिकल शिफ्ट प्रोटॉन्स की निकाल सकते हैं। जो प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो 436 हर्ट्ज है, इंटू 10⁶ आएगा ही। अब जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, उसकी कितनी है 60 मेगाहर्ट्ज, तो मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करने के लिए आपका 10⁶ से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 60 × 10⁶ हर्ट्ज में 7.27 आ रही है।
तो बस ये फॉर्मूला है और ये इस तरीके से मैंने बता दिया एक्सप्लेन करके। दस द केमिकल शिफ्ट वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन दी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब आप देख रहे हो जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू दोनों ही केस के अंदर सेम आई है ना, यहाँ पे भी यही आई है, यहाँ पे भी यही आई है, और आपके बेंजीन के ये प्रोटॉन्स वगैरह भी थे। तो जैसे कि आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बदली, वैल्यू उतनी ही रही, ये भी बदला लेकिन वैल्यू उतनी ही रही। तो अब आप कह सकते हो ना कि जब आप डेल की वैल्यू निकालते हो तो वो डिपेंड नहीं करता कि आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। दैट इज़ वाई केमिकल शिफ्ट जो है वो डिफाइन करते हैं किसमें, डेल वैल्यू में, रेदर देन एब्सोल्यूट टर्म जो आपकी हर्ट्ज की होती है। इफ सिग्नल्स पर रिपोर्टेड इन हर्ट्स, अगर हर्ट्स में रिपोर्ट करते तो फिर इस तरह की चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ वुड नॉट बी अ कांस्टेंट। देखिए यहाँ से देखिए, फॉर मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड विद फॉल इन रेंज बिटवीन 0 से 12 के बीच में आते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो भी पीक होती है, बहुत रेयर केस के अंदर पॉसिबल टू ऑब्जर्व अ सिंगल अकरिंग केमिकल शिफ्ट। देखिए 0 से नीचे बहुत कम ही रेयर चांस है आए। विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ प्रोटॉन दैट एब्जॉर्ब्स अ लोअर फ्रीक्वेंसी। ऐसे प्रोटॉन से आएगी ना जो टीएमएस से भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर पाए। मोस्ट प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादातर हायर फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स ही दिखाई देते हैं। देखिए केमिकल शिफ्ट को आप टाउ स्केल के अंदर भी देख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 10 - डेल, क्योंकि इसके अंदर जो टीएमएस की पीक होती है वो 10 ppm पे आती है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में से 10 माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपको दो न्यूमेरिकल दिख जाएंगे। ये है कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट इन ppm फॉर अ प्रोटॉन दैट हैज़ रेजोनेंस एट। देखिए आपको कहा है केमिकल शिफ्ट ppm में बतानी है। प्रोटॉन की रेजोनेंस कितना है, 126 हर्ट्ज डाउन फील्ड फ्रॉम TMS ऑन स्पेक्ट्रोमीटर दैट ऑपरेट्स। स्पेक्ट्रोमीटर का दे दिया है, और जो ये है प्रोटॉन आपको इसका भी दे दिया है। तो आप डेल वैल्यू निकाल सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है 126 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ डिवाइड किससे करेंगे, जिस पे आपका इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करता है 60 मेगाहर्ट्ज में है, तो 60 × 10⁶ करना पड़ेगा। तो 10⁻10⁶ कट गया, इसको काट लीजिए तो 2.1 ppm में आ गया है। देखिए यहाँ पे एक और है, इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो प्रोटॉन है, सिग्नल जो है 50 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज पे आ रहा है, 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिया है। व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट पोजीशंस यूजिंग 90 मेगाहर्ट्ज पे पूछ लिया है, एक का दिया है एक की पूछ लिया है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है ना यहाँ पे कि यहाँ पर जो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है या फिर केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो भी आपकी रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपका B0 होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B0। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हो और ये B0 नीचे चले जाता है तो कांस्टेंट बचेगा यहाँ पे। अगर आप 2 की टर्म्स में बात करते हो तो फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी और B0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, और ये जो आपका B0 है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में फॉर्मूला कह दीजिए इसको, जब फर्स्ट प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो फ्रिक्वेंसी मतलब इसको V1 B1 कह देती हूँ मैं, V1/B1 V2/B2 हो गया। देखो 50 के ऊपर आपका प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा था 60 का इंस्ट्रूमेंट, 90 पे पूछा है तो प्रोटॉन का कितना होगा, यही तो चीज़ है। जब 60 पे 50 है तो 90 पे कितना है, यही तो बात है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 75 हर्ट्ज। ऐसे ही जब दूसरा प्रोटॉन है तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा, जब 60 पे 200 पे पीक दे रहा है तो 90 पे कितने में देगा, तो 200। इसको ऐसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत आसान है, तो 300 हर्ट्ज आ गया। तो इस तरीके से जो है आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।